माँ, आज आप लोग वांग गांव गए थे ना? क्या कोई बात हो गई है? अभी सब लोग यहाँ हैं, आप आराम से बताइए। अगर आज मैं और अर्जुन वहाँ न गए होते तो सच में पता ही नहीं चलता कि घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। छोटे, आखिर हुआ क्या है? बड़े भैया को चोट कैसे लगी? वो कहाँ है? गुईशांग, तुम वापस कैसे आ गई? मंजली दीदी, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गईं? क्या तुमने बड़े भैया के हादसे के बारे में सुना और खास तौर पर इसीलिए दौड़ी चली आई हो? मैं तो मिड ऑटम फेस्टिवल के तोहफे देने आई थी। दरवाजे पर आते ही मैंने मानचांग से सुना कि बड़े भैया को चोट लगी है। वो है कहाँ? अंदर वाले कमरे में है। तुम जल्दी से जाकर अपने बड़े भैया को देख लो। उसे बेहोश हुए 3 दिन हो गए हैं। गुईशांग, तुम यहाँ कैसे आ गई? बड़े भैया होश में आइए। अर्जुन, गाड़ी से सारे त्योहार के तोहफे नीचे उतारो। अंदर जाओ और अपने पिताजी को पीठ पर उठाकर बाहर लाओ। माँ भाभी, कोई मोटी पुरानी रजाई लाओ। उसे खच्चर गाड़ी पर बिछा दो। तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? बड़े भैया को कस्बे ले जा रही हूँ, दवाखाने में इलाज के लिए। 3 दिन से बेहोश हैं और देर की तो जान चली जाएगी। गांव के वैद्य ली ने देख लिया है, कहा है कि हड्डी बहुत बुरी जगह से टूटी है, इलाज मुश्किल है। और फिर घर में मुश्किल है तो क्या इलाज नहीं करवाएंगे? क्या उन्हें अपनी आंखों के सामने ऐसे ही मरने देंगे? वैद्य ली ने कहा है कस्बे में पैर का इलाज करवाने के लिए 10-20 तोले चांदी लगेगी। गुईशांग, ऐसा नहीं है कि हम इलाज नहीं करवाना चाहते, बात यह है कि घर में इतने पैसे नहीं हैं। पैसे मेरे पास हैं। अब और वक्त बर्बाद मत करो, हमें तुरंत निकलना होगा। देर हो गई तो उन्हें बचाया नहीं जा सकेगा। दादी, बुआ और अर्जुन भैया खच्चर गाड़ी लेकर आए हैं। गाड़ी दरवाजे पर ही खड़ी है। अंदर जाओ और अपने पिताजी को उठाकर लाओ। बड़ी भाभी, आप गद्दा ले आइए। छोटे भाई, तुम भी थोड़ी मदद करो। छोटे भाई, तुम और मानचांग दोनों ऊपर आ जाओ। हम लोग बियानगुआन कस्बे के जियानतांग दवाखाने जा रहे हैं। वैद्य जी, इधर एक मरीज है। मरीज कहाँ है? गाड़ी में। बेहोश हैं, जल्दी कीजिए। अच्छा हुआ वक्त पर ले आए। खून बहुत ज्यादा बह गया है, तेज बुखार उतर नहीं रहा है, घाव बुरी तरह पककर सड़ गया है। अगर आधा दिन भी और देर हो जाती तो शायद इनकी जान नहीं बच पाती। वैद्य जी, तो अब मेरे बड़े भैया की हालत कैसी है? क्या वो ठीक हो जाएंगे? अभी सबसे जरूरी इनकी जान बचाना है। तुरंत खून रोकना होगा और घाव को साफ करना होगा ताकि शरीर में जान बची रहे। एक बार जब बुखार उतर जाएगा और इन्हें होश आ जाएगा तब हम आराम से इनके पैर की चोट का इलाज करेंगे। इनके पैर की हड्डी बहुत बुरी तरह टूटी है। बाद में हड्डी को बिठाने और दवा लगाने में काफी मेहनत लगने वाली है। ये पैर पहले की तरह ठीक हो पाएगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे इनकी देखभाल कैसी होती है। मैं जाकर दवाइयाँ तैयार करता हूँ, तुम लोग बस बाहर इंतजार करो। छोटे, बड़े भैया तो घर पर आराम से खेती कर रहे थे, उन्हें इतनी बुरी चोट कैसे लग गई? आखिर हुआ क्या था? मंजली दीदी, आपको याद है ना कि अपनी गांव के पूरब वाली नदी के किनारे जो जमीन है वही जो बाबूजी ने बहुत साल पहले हमारे साथ मिलकर बंजर से खेती के लायक बनाई थी, जिसमें हम दाल और मोटा अनाज उगाते हैं और जिस पर हमें कोई सरकारी लगान नहीं देना पड़ता। हाँ, याद है। पर उसका क्या हुआ? उस जमीन पर शहर के झांग जमींदार की बुरी नजर पड़ गई है और सरकारी दफ्तरों में उसके अपने लोग बैठे हैं और तो और गांव के मुखिया को भी घूस खिला दी। जमीन की सरहदें चुपचाप बदल दी, जबरदस्ती कहने लगे कि वो जमीन सरकारी जमीन है और उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ऊपर से हमसे लगान भी मांग रहे हैं। इतने सालों में उन्होंने इसी घटिया तरीके से न जाने कितनी जमीनों पर कब्जा किया है। जो भी परिवार आवाज उठाने की हिम्मत करता वो उसी को बर्बाद कर देते। बड़े भैया का स्वभाव सीधा है, उनसे ये देखा नहीं गया कि हमारे पेट पालने वाली जमीन कोई छीन ले, तो वो उनसे बात करने आगे गए। पर वो सरकारी प्यादे और झांग परिवार के गुंडे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने वहीं हाथापाई शुरू कर दी। एक डंडा जोर से बड़े भैया के पैर पर मार दिया, उनकी हड्डी उसी वक्त टूट गई। और सरकार ने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। मुखिया ने तो पैसे खा रखे थे, उसने उल्टा हमी पर इल्जाम लगा दिया, कहा कि बड़े भैया ने सरकारी काम में दखल दिया और अफसरों को गालियां दी और ये भी कहा कि अगर हमने पुलिस में शिकायत की तो पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे। और तो और हमसे हर्जाना भी मांग रहे हैं, कहते हैं कि उनके नुकसान की भरपाई करो। हमारा परिवार तो पहले ही बहुत गरीब है और कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी डर लगता है, इसलिए बस घर में बैठकर सब सह रहे हैं। ये तो सरासर जुल्म है।
दिन दहाड़े जमीनें हड़प रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। क्या दुनिया में कोई कानून नहीं बचा? पहले बड़े भैया का इलाज करवाते हैं। उनकी जान बचाना सबसे जरूरी है। बाकी बातों का हिसाब हम बाद में आराम से करेंगे। बस यही सब हुआ है। अगर आज हम वहाँ नहीं जाते तो मुझे सच में पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे मामा के घर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। शुक्र है कि हम सही वक्त पर पहुँच गए। थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अब बड़े मामा की चोट कैसी है? क्या हालत में सुधार है? चिंता मत करो, अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। वैद्य जी ने कहा है कि कल जब उन्हें होश आएगा तो पहले 2 दिन आराम करना होगा। उसके बाद ही पैर की हड्डी का इलाज शुरू होगा। तो फिर कल हम सब साथ मिलकर कस्बे के दवाखाने जाएंगे बड़े मामा को देखने। मैंने आज रात हड्डियों का सूप भी बनाया है, कल उसे भी साथ ले जाएंगे। बड़े मामा जब जागेंगे वो कोई सख्त चीज नहीं खा पाएंगे। थोड़ा सूप पी लेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी। तुम कितनी समझदार हो। मैं तुम्हारे बड़े मामा की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। आप तो मुझे पराया कर रही हैं। हम सब एक ही परिवार हैं। नहीं, ये अलग बात है। अगर तुम ना होती तो भले ही मैं उनकी जान बचाना चाहती, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। आज मैं अपने बड़े भाई को कैसे बचा पाती? माँ तो बस तहे दिल से तुम्हारी शुक्रगुजार है। माँ, ये सब हमने साथ मिलकर अपनी मेहनत से कमाया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज तुम्हारे बड़े मामा के इलाज में 8 तोले खर्च हो गए। इसमें से 6 तोले मैंने दिए हैं और बाकी के 2 तोले अर्जुन ने अपनी बचत से दिए हैं। मैंने इस बारे में तुमसे पहले कोई बात नहीं की और अपनी मर्जी से पैसे खर्च कर दिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये पैसे तुम्हारे बड़े मामा का परिवार धीरे धीरे जरूर लौटा देगा। बस ये समझ लो कि उन्हें जरूरत के वक्त उधार दिया है। भाभी, आप बेफिक्र रहें। अगर मामा का परिवार पैसे नहीं लौटा पाया तो ये पैसे मैं भर दूंगा। घर का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मेरे पास अभी भी 8 तोले की बचत है। पहले मेरे पैसे इस्तेमाल कर लेना। अगर कम पड़े तो मैं और ज्यादा हाथ का काम कर लूंगा। आपने बिल्कुल सही किया। मामा के परिवार ने हम पर एहसान किए हैं। अपनों पर मुसीबत आने पर मदद करना तो हमारा फर्ज है। हम तीनों भाई बहनों को कोई ऐतराज नहीं है। आहे को आप पर भरोसा है, तभी तो उसने पैसे आपको सौंपे हैं। आप ज्यादा मत सोचिए, बाकी के खर्चों का इंतजाम मैं कर लूंगा। मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा। माँ, आप सच में बहुत ज्यादा सोच रही हैं। घर के पैसों की जिम्मेदारी आपके पास है तो आपको उन्हें खर्च करने का पूरा हक है। मुझे इस पर कोई भी ऐतराज नहीं है। ये पूरे परिवार की जमा पूंजी है, सिर्फ मेरी अकेले की नहीं। जब किसी को कोई परेशानी नहीं है तो मैं भला बुरा क्यों मानूंगी? कल हम सब एक साथ बाजार चलेंगे। बड़े मामा से मिलने जाना। खाने का थोड़ा और सामान ले लेना। बाहर के खरीदे हुए से तो घर का ही बेहतर होता है। ठीक है? अर्जुन से कहना कि वो रास्ते से वांग गांव जाकर सबकी खैरियत बता दे और कुछ रोजमर्रा का सामान भी लेता आए। ठीक है। मेरी बीवी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा जो भी कर्जदार हूँ उसे मैं जरूर चुकाऊंगा। कहीं ये आदमी खुद को दोषी तो नहीं मान रहा? इसे लग रहा है कि मेरे मायके के मामलों ने मुझे भी परेशानी में डाल दिया है और घर की सारी जमा पूंजी पानी में बह गई। सबसे बड़ा बेटा होने के नाते ये सारी जिम्मेदारी उठा रहा है, लेकिन इसकी वजह से मुझे भी तकलीफ सहनी पड़ रही है। ये आदमी भी ना बहुत ज्यादा सोचता है। श्याव परिवार के सभी लोग बहुत ही सीधे और सच्चे हैं। हर बात में मेरी भावनाओं का ख्याल रखते हैं, जिससे उल्टा मुझे ही एक एक करके सबको तसल्ली देनी पड़ती है। सच में ये बहुत थका देने वाला काम है। तो फिर तुम ये कर्ज कैसे चुकाने वाले हो? अपना शरीर सौंपकर। कैसा रहेगा? वो तो तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करेगा। आगे से मुझे सेना के अभ्यास में और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। युद्ध में और ज्यादा कामयाबी हासिल करनी होगी और एक बेहतर भविष्य बनाना होगा ताकि उसे दोबारा कभी भी जरा सी भी तकलीफ न सहनी पड़े और परिवार के सभी लोग सुकून और शांति से अपनी जिंदगी बिता सकें। आज अगर कोई बात हो जाए तो अर्जुन को भेजकर छावनी में मुझे खबर भिजवा देना। समझ गई, तुम जाओ। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। जल्दी जाकर जल्दी आना। भाभी आई हुए। सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ, हम लोग निकल रहे हैं। चलो चले। रास्ते में संभल कर जाना। अपने नाना नानी से कहना तुम्हारे बड़े मामा अब खतरे से बाहर हैं।
उन्हें कहना कि ज्यादा चिंता ना करें और घर के लिए जो भी चाहिए वो रोजमर्रा का सामान लेते आना। जी समझ गए। बस आ ही गए। छोटी बुआ, दूसरी दीदी, आप लोग आ गए। बड़े भैया कैसे हैं अब? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। पूरी रात बहुत आराम से कटी। वैद्य जी बीती रात देखने आए थे। उन्होंने कहा कि अब हालत स्थिर है, आज उन्हें होश आ जाना चाहिए। फिर तो बहुत अच्छी बात है। छोटे मानछांग, ये आजैंग की बहू है सु। हाँ, छोटे मामा। बड़े भैया प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो आज जैंग की बहू। कैसी हो आज जैंग की बहू? इस लड़की के नैन नक्श कितने प्यारे हैं और इसका स्वभाव भी कितना शांत है। ये कहीं से भी कोई आम गांव की लड़की नहीं लगती, बल्कि किसी बड़े घराने की बेटी लगती है। छोटे मामा, मानछांग भैया, जल्दी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। छोटी बुआ, खाने की ये सारी चीजें कितनी बढ़िया हैं, देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं। आपको पसंद आया तो अच्छा है। मैं जाकर वैद्य जी से बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वैद्य जी मुझे बताएं मेरे मामा जी के पैर का आगे का इलाज कैसे होगा। तुम्हारे मामा की जो हड्डी टूटी है वो दाएं पैर की पिंडली की हड्डी है। चोट की जगह ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन हड्डी अपनी जगह से खिसक गई है। अब तेज बुखार उतर गया है तो जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर हड्डी ठीक से नहीं बिठाई गई तो आगे चलकर अपाहिज होने का पूरा डर है। अपाहिज? उन्हें लंगड़ाकर चलना पड़ेगा और कोई भारी काम नहीं हो पाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि पहले 2 दिन उन्हें खून का दौरा बढ़ाने वाली दवा और ताकत देने वाला काढ़ा पिलाया जाए, ताकि उनके शरीर में जान आए और सूजन कम हो जाए। उसके बाद ही हम हड्डी बिठाएंगे और पट्टी बांधकर उसे लकड़ी से कस देंगे। इसमें लगभग कितना समय लगेगा? कम से कम 2 महीने बिस्तर पर आराम करना होगा और हर 5 दिन में पट्टी बदलवाने आना होगा। इसका कुल खर्चा कितना आएगा? आप बस मुझे एक अंदाजा बता दीजिए। हड्डी जोड़ने और दवाइयों को मिलाकर लगभग 10 तोले चांदी का खर्चा आएगा और उसके बाद हर बार पट्टी बदलने के 150 से 200 तांबे के सिक्के तक लगेंगे। तो क्या उनके पैर पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? मैं इसकी पूरी पक्की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर अच्छे से देखभाल की जाए तो चलने फिरने और हल्के काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप सोचें कि वो पहले की तरह फुर्तीले हो जाएं तो वो मुश्किल है। भारी और मेहनत वाला काम उनसे बिल्कुल मत करवाइएगा। वैद्य जी, मामा जी की सेहत सुधारने के लिए इन दिनों क्या मैं उन्हें जिनसेंग का सूप बनाकर दे सकता हूँ? क्या ताकत की चीजें देना ठीक रहेगा? लगता है आपको भी वैद्य की थोड़ी समझ है। तुम्हारे बड़े मामा के शरीर में खून और ताकत दोनों की कमी है। थोड़ी मात्रा में जिनसेंग देकर ताकत बढ़ाना ठीक है, पर बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं दे सकते। इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और खून का बहाव तेज हो सकता है, जिससे उनकी चोट और भी बिगड़ सकती है। इसलिए इसे थोड़ी ज्यादा देर तक पकाना। इसमें गोजीबेरी और लाल खजूर मिलाना सबसे अच्छा रहेगा। हड्डी जुड़ने के बाद फिर उनकी हालत देखकर खुराक बढ़ा देना। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। पिताजी, आप होश में आ गए। पिताजी, आप होश में आ गए। आखिरकार आप होश में आ ही गए। भगवान का शुक्र है, सच में ये ऊपर वाले की ही कृपा है। इतने इंतजार के बाद आखिर उन्हें होश आ ही गया। होश आ गया, यही सबसे बड़ी बात है। उस वक्त वांग परिवार ने शाओ परिवार पर भारी सर्दी में अनाज देकर जो एहसान किया था, वांग मामा जी, अगर उन्हें कुछ ऊंच नीच हो जाती तो माँ और झिंग भैया जिंदगी भर कभी शांति से नहीं रह पाते। अब जब वो होश में आ गए हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मेरी वजह से तुम सबको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। हम लोग इस वक्त कहाँ हैं? सीमांत कस्बे के जियान दवाखाने में। आप पूरे 3 दिन और 3 रात तक बेहोश थे। हम तो सच में बहुत डर गए थे। छोटी बुआ और आजुन ने ही खच्चर गाड़ी चलाकर आपको यहाँ तक पहुँचाया है और आपके इलाज के लिए अपने पास से पैसे भी दिए। अगर छोटी बुआ का परिवार वक्त पर ना पहुँचता तो गुईलान, तुम्हारा ये बड़ा भाई ही किसी काम का नहीं है। उल्टा मैंने तुम पर बोझ डाल दिया। मेरे चक्कर में तुम्हारे पैसे तो खर्च हुए ही और साथ ही इतना ज्यादा डर भी झेलना पड़ा। बड़े भैया, आप अभी अभी होश में आए हैं, ज्यादा बातें मत कीजिए और अपनी ताकत बचाइए। बोझ बनने की क्या बातें कर रहे हैं आप? हम एक ही माँ की कोख से जन्मे हैं, सगे भाई बहन। उस समय शाओ परिवार के सबसे मुश्किल सर्दियों के दिनों में कौन आधी बोरी अनाज लेकर टखनों तक गहरी बर्फ में चलकर यहाँ पहुँचाया था। अगर आप नहीं होते, हमारा 5 लोगों का परिवार वो सर्दियाँ निकाल पाता या नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। अब आप होश में आ गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप बस आराम से अपनी चोट ठीक होने दें। बाकी किसी भी बात की आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैया आइए, आपको मिलवाती हूँ। ये आज इनकी पत्नी है, सुहे, आपके भांजे की बहू। बड़े मामा जी, मैं सुहे हूँ। आज हैं की पत्नी।
हाँ बिल्कुल, ये अपनी आय ही है। भैया, आजकल हम जो इतना खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, वो सब आहे के सब कुछ संभालने का ही नतीजा है। इस बार समय पर आपको दवाखाने पहुंचा पाए क्योंकि घर में थोड़ी बचत थी, और हमने एक गाड़ी खरीद ली थी। वरना पहाड़ों का रास्ता इतना लंबा है, कस्बे तक उठाकर ले जाते तो पता नहीं आपका क्या होता। बहुत शुक्रिया। आज हिंग की बहू, तुम लोगों को मेरे लिए इतनी परेशानी उठानी पड़ी और पैसे खर्च करने पड़े। बड़े मामा जी, आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, हम सब एक ही परिवार हैं। एक दूसरे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। कल रात माँ ने बताया था कि बड़े मामा जी अपना इलाज तक नहीं करवाना चाहते थे। पैसे लगाने पर भी ठीक नहीं हुआ और उल्टा पूरे परिवार पर बोझ बन गया। जब तक मन की ये उलझन दूर नहीं होगी, तब तक आराम करना भी मुश्किल होगा। बड़े मामा जी, मैं अभी बाहर गया था और डॉक्टर साहब से पूछ कर आया हूँ, आपके पैर की हड्डी जहाँ से टूटी है वो जगह ज्यादा खराब नहीं है। माना कि कुछ दिनों की देरी हो गई है, पर ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ने कहा है कि 2-3 दिन और आराम कीजिए। जब शरीर में थोड़ी ताकत लौट आएगी तो हड्डी बिठाने का काम शुरू कर देंगे। उसके बाद 2 महीने तक अच्छे से आराम करना होगा। फिर रोजमर्रा के चलने फिरने और काम काज में कोई दिक्कत नहीं होगी और पैर में कोई खराबी नहीं रहेगी। बड़े मामा जी, मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। यही ना कि पैसे खर्च हो जाएंगे और परिवार पर बोझ पड़ेगा, और ये भी डर है कि पैर ठीक नहीं हुआ तो पैसे बेकार चले जाएंगे। लेकिन आप ही सोचिए, पैसे खर्च हो गए तो फिर कमा लेंगे। आपको अपने बूढ़े माता पिता को भी देखना है और मानचांग और उसके भाइयों का भी घर बसाना है। पोते पोतियां भी तो आपके सामने हैं। आप घर के मुखिया हैं। अगर आप ही टूट गए तो इतने बड़े परिवार का आगे चलकर कौन सहारा बनेगा। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी सेहत सुधारें और अपना पैर ठीक करवाएं। बाकी सब बातें तब सोचेंगे जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। रही बात खर्च होने वाले पैसों की, तो जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, हम धीरे धीरे फिर से जोड़ लेंगे। बाद में चुका देंगे तो भी कोई बात नहीं। कोई आपको जल्दी नहीं कर रहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा और अपना अच्छे से इलाज करवाऊंगा। वैद्य जी ने कहा है, अभी उठे हैं, पहले थोड़ा गुनगुना पानी पीकर गला तर कर लीजिए। उनके आकर नब्ज देखने के बाद ही कुछ खाइएगा। मैं बाहर जाकर वैद्य जी को बुला लाती हूँ कि वो एक बार इधर आ जाएं। ठीक है, तुम जाओ। बरामदे के फर्श पर फिसलन है, थोड़ा संभल कर जाना। इलाज और आगे की दवाइयों का खर्च, उसमें अभी काफी पैसे लगेंगे। घर की जो जमा पूंजी थी वो लगभग खत्म ही हो चुकी है। वापस लौटने के बाद कुछ तरकीब सोचनी होगी ताकि कमाई थोड़ी और बढ़ाई जा सके। इन सब बातों की आज कोई जल्दी नहीं है। आज इन्हें होश आ गया, यही सबसे बड़ी बात है। भाभी, मैं आ गया। नाना जी और बाकी सबने सारा सामान अच्छे से बांध दिया था और मुझे साथ लाने को कहा। इतनी दूर से चलकर आए हो, बहुत थक गए होगे। पहले अंदर आकर थोड़ा सुस्ता लो। मैं थका नहीं हूँ। इस टोकरी में घर की बनी हरी सब्जियों की रोटियां हैं और उबले हुए अंडे भी हैं। एक डिब्बा अचार है, साथ में कुछ खाली बर्तन भी रख दिए हैं। कहा है कि छोटे मामा और मानचांग भैया यहाँ इन्हीं से काम चला लें और आप लोगों को बार बार परेशान न करें। ये दोनों बुजुर्ग भी ना शुरू से ही इतने खुददार हैं। हमेशा डरते हैं कि कहीं दूसरों को जरा सी भी तकलीफ न हो जाए। आने जाने में नाहक ही इतनी भागदौड़ की। वापस गांव जाकर चूल्हा जलाकर खाना बनाने में बहुत समय लग जाएगा। इससे अच्छा है कि हम यहीं कस्बे में दोपहर का खाना खा लें और फिर आराम से वापस लौटें। छोटे मामा और मानचांग भैया कल से लेकर आज सुबह तक बस ऐसे ही काम चला रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ढंग का गर्म खाना नहीं खाया है। मैं घर में छोटी हूँ और बहू होने के नाते उन्हें एक वक्त का खाना खिलाना मेरी तरफ से एक छोटा सा आदर सत्कार होगा। माँ जी, देखिए खाने का समय भी हो गया है, तो हम लोग यही कस्बे में खा लेते हैं और फिर वापस चलेंगे। मुझे याद है आगे नुक्कड़ पर एक पराठे वाले की दुकान है। उसका स्वाद भी बढ़िया है और पेट भी अच्छे से भर जाता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर में जब वापस जाएंगे तो मामा जी और मानचांग के लिए भी थोड़ा खाना बांध कर ले चलेंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। मुझे और मानचांग को अभी भूख नहीं है। तुम सच में हम दोनों की फिक्र मत करो। छोटे मामा, आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? ये तो बस नुक्कड़ के ठेले का मामूली सा खाना है। इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप सब सुबह से भूखे हैं, जल्दी से गरम गरम खा लीजिए। अरे इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हो? जब वो खाने को कह रही है तो खा लो ना। फालतू में इतना संकोच क्यों दिखा रहे हो? हमारी आहे शुरू से ही कंजूस और हिसाब किताब करने वालों में से नहीं है। और वैसे भी इलाज में इतने सारे पैसे खर्च हो ही गए हैं, तो फिर भला वो इस थोड़े से खाने की क्या परवाह करेगी? सू भाभी, आपकी पसंद सच में बहुत अच्छी है। तुमने जो ठेला चुना वो भी कितना बढ़िया है। मैंने बहुत दिनों से पेट भर के ऐसा गर्म खाना नहीं खाया था। पसंद है तो और खा लो, अभी और भी बचा है। शर्माओ मत,
वांग परिवार वैसे भी बहुत गरीब है, ऊपर से बड़े मामा बीमार पड़ गए। ये तो गरीबी में आटा गीला होने वाली बात हो गई। आगे का समय शायद और भी मुश्किल होने वाला है। मंजली दीदी, ये घर वालों ने मिलकर जो पैसे जमा किए हैं वो हैं। अभी के लिए बस इतना ही हो पाया है, तुम इन्हें रख लो। ये 1000 से ज्यादा तांबे के सिक्के शायद घर का कोना कोना छान कर जमा किए गए हैं, और हो सकता है शर्म छोड़कर पड़ोसियों से भी मांगे गए हों। पहले ही उन लोगों ने हरजाने के नाम पर 2 तोला चांदी ठग ली थी, वरना इलाज तक के पैसे न जुटने की नौबत कभी नहीं आती, और बड़े भैया को ऐसे तड़पते हुए घर पर नहीं देखना पड़ता। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? बड़े भैया के इलाज के पैसे मैं खुद दे सकती हूँ। मुझे तुम लोगों के जोड़े हुए इन तांबे के सिक्कों की जरूरत नहीं है। नाना जी ने ये भी कहा है कि 2 दिन बाद कुछ और जुगाड़ करके वो थोड़े और पैसे भिजवाएंगे। कैसा जुगाड़? वांग गांव की हालत देखते हुए वो भला किससे पैसे मांगेंगे? क्या तुमने नाना जी को नहीं बताया कि हम लोग यहाँ पैसों का इंतजाम कर लेंगे? मैंने बताया था, पर नाना जी का स्वभाव तो तुम जानती ही हो। वो जिंदगी भर खुददार और स्वाभिमानी रहे हैं। हर बात के लिए हम पर बोझ नहीं बनना चाहते। कहते हैं कि हमारे परिवार पर बोझ नहीं बनेंगे।